स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फिलसर्च में। और जैसे कि आप जानते हैं हम फिलॉसफी के साथ में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन का कोई ना कोई दर्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर एक स्टूडेंट जीवन में तो फिलॉसफी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार चीज़ों को ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और कई बार हम ऐसे ऐसे प्रश्नों से क्या रहते हैं, ग्रसित रहते हैं कि हम जीवन में क्या करें या ना करें। तो आज हमारे साथ जो एक समस्या है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें या व्यक्तित्व का निर्माण हम कैसे करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्येक स्टूडेंट के लिए या किसी भी वर्ग के या किसी भी समुदाय या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस जीवन में है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं मोहित कुमार, और आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो व्यक्तित्व का निर्माण है फिलॉसफी और साइकोलॉजी की दृष्टि से हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इस बात पर आज हम चर्चा करें। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व एक ऐसी सोची समझी एक ऐसी सोच होती है जो मनुष्य के स्वयं मनुष्य में होती है। जब मनुष्य अहम को त्याग कर, जब मनुष्य मैं यानी अहम को त्याग कर इस समुचित संसार के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है या अपने जीवन को ऐसा मानता है कि मैं भी इस पूरे संसार का एक हिस्सा हूँ और मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस हिस्सेदारी को अपनी बहुत अच्छे से निभाऊं, एक ऐसे वे में निभाऊं कि हाँ और जो हमारे इसी समुदाय के या एक जो व्यवस्था पूरी प्रकृति की है उसमें कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ही कहा जाए। यानी कि बात आती है कि सद्गुण हमारे अंदर चाहिए, मेन बात है। लेकिन व्यक्तित्व निर्माण का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक व्यक्ति जो उसमें कुछ भी हो, तो एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन अगर जो उसमें व्यक्तित्व निर्माण नहीं है तो फिर उसका पूरा जीवन कहीं ना कहीं वेस्ट है। तो व्यक्तित्व का निर्माण या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारी ज़रूरी है। और आपने देखा भी होगा इंटरव्यू लेवल पर या किसी से भी बात करते समय या कुछ भी करते समय हम इन चीज़ों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो व्यक्तित्व निर्माण है ये आखिर क्यों जरूरी है। यह व्यक्तित्व निर्माण का जो विषय है, जो भारत में इस चीज़ की खोज हुई है, वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, इस बारे में हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण को देखते हैं। अब हम देखते हैं, अब हमारे पास दो थॉट हमारे पास में रहती हैं। एक भारत यानी कि भारत की जो सोच है या भारत का जो दर्शन है वो व्यक्तित्व के निर्माण को किस तरह से क्या रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात है कि पाश्चात्य दर्शन जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो व्यक्तित्व को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो हम दोनों ही बातों पर क्या करेंगे, विचार करें। जैसे कि सभी व्यक्ति इस बारे में जानते हैं कि एक स्टूडेंट में, एक टीचर में, एक किसी भी प्रकार के व्यक्ति में उसका व्यक्तित्व का होना बहुत ज़रूरी है। और व्यक्तित्व निर्माण कहीं ना कहीं हमारे मनोविज्ञान से संबंधित है। तो व्यक्तित्व निर्माण या पर्सनालिटी ऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अगर जो हम बात करते हैं तो वो हमारा एक जो वेस्टर्न फिलोसफी है या हम कह सकते हैं पाश्चात्य दर्शन है या पाश्चात्य के जो लोग हैं वे उनका ये कहना है कि पर्सनालिटी हमारा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है या साइकोलॉजी का एक पार्ट्स है। जबकि भारत की जो फिलॉसफी है या जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी डिफरेंट ये है कि जो पश्चिम का दर्शन है वो उसको क्या मानता है कि ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट, जबकि और उनका ये भी मानना है कि भारत में सिर्फ फिलॉसफी, भारत में साइकोलॉजी नहीं है। जबकि यहाँ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जैसे स्वामी विवेकानंद हुए हैं और महर्षि अरविंद हुए हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा क्या दिया है, जोर दिया कि एक बच्चे की या एक स्टूडेंट की पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए।
और पर्सनालिटी के लिए जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, या जो रेस्पेक्ट का भाव है वो आता कहाँ से है, या जो सम्मान का जो भाव है ये कहाँ दिखाई देता है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, जिनको मैं आपके सामने अभी उसको डिस्क्राइब करूँ। तो इस प्रकार से, क्योंकि भारत की जो फिलॉसफी है, जैसे व्यक्तित्व के अगर जो हम निर्माण की बात करें तो 5 कोश में जो जो व्यक्ति है उसकी जो आत्मा है वो 5 कोश के अंदर रहती है, ऐसा भारतीय मनोविज्ञानों का मानना है। लेकिन वहाँ उनका मानना है कि आत्मा साइकोलॉजी का विषय नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आत्मा को साइकोलॉजी का मेन माना गया है कि बिना आत्मा के आप साइकोलॉजी को पढ़ ही नहीं सकते। जैसे आप नॉर्मल सी बात ये भी जानते हैं कि साइको प्लस लोगोस, साइको मतलब आत्मा और लोगोस मतलब स्टडी, यानी कि आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। आत्मा मतलब उसी को हम मन बुद्धि विवेक में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, लेकिन है क्या हमारा वही चिंतन है या वही आत्मा है। तो भारत का जो दर्शन है, भारत की जो साइकोलॉजी है वो इस बात को मानती है कि आत्मा साइकोलॉजी का क्या है, मेन पार्ट्स है। बिना आप आत्मा के साइकोलॉजी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो उसके बारे में हम बात करते हैं आज कि वास्तव में जो हमारी पर्सनालिटी है वो क्या होती है। अगर जो हम देखा जाए तो जो व्यक्तित्व का निर्माण है, एक व्यक्ति अपने सोच, अपने विचार के आधार पर अपने किसका निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब जो महर्षि अरविंद हैं, उन्होंने जो दक्षिण भारत के निवासी रहे हैं, मतलब तो वहाँ पर उनका आश्रम भी है। तो उनके जो आश्रम में शिक्षा दी जाती है वो इसी को दी जाती है कि बच्चे की सबसे पहले जो लर्निंग के जो स्टेप हैं वे हमारे क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर जो हम पाश्चात्य दर्शन के या पाश्चात्य साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की जो आज के समय की शिक्षा है उसमें जो आज के बच्चों में व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसका मेन कारण यही है कि हम अपने जो प्राचीन दर्शन है, जो प्राचीन फिलॉसफी है, जो प्राचीन साइकोलॉजी है, उसको क्या कर दिया हमने, उसको छोड़ दिया। हमारे यहाँ टीचर भी क्या करते हैं, क्लास में आएंगे और हैंड टू हैंड क्या करेंगे, पढ़ाना स्टार्ट। जबकि अगर जो हम थोड़ा सा प्राचीन भारत को देखें तो पहले टीचर क्लास में आता था, सारे बच्चे एक मुद्रा में बैठ जाते थे, अपनी आंखें बंद करते थे और कुछ समय थोड़ी सी आपस में बात करते थे और फिर अपने ध्यान या चित्त को या मन को एक जगह एकाग्र करके तब शिक्षा का प्रसार प्रचार किया जाता। तो वहाँ पर जो सीखने के चांसेस हैं या जो लर्निंग एबिलिटी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आज के समय में जो लर्निंग एबिलिटी है वो क्या है, हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, स्ट्रॉन्ग इसीलिए नहीं है क्योंकि इतना सब कुछ, इतना आधुनिकीकरण होने के बाद भी हम फिर भी कई देशों से या मान सकते हैं पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो इतनी सुचारू रूप से या इतनी यथार्थ प्रकार से नहीं चला पाती। तो वहाँ पर जो महर्षि अरविंद हैं उन्होंने पर्सनालिटी के या मन के भाव को एकाग्र करने के लिए और लर्निंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शरीर की एक संरचना प्रस्तुत की है, जिसको हम उसी के आधार पर अपना क्या करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं और उसके साथ साथ मानसिक विकास करते हैं। वही हमारी क्या है, पर्सनालिटी। अब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। तो सबसे पहले उन्होंने 5 कोष दिए। सबसे पहले आता है हमारा अन्नमय कोष। उन्होंने बताया इस बात को, उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा को हम अपने व्यक्तित्व में कैसे उतार सकते। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि सबसे पहले जो व्यक्ति में होता है वो क्या होता है, हमारा अन्नमय कोष होता है। सबसे पहले क्या होता है, अन्नमय कोष। अन्नमय कोष को अगर जो हम जाने तो अन्नमय कोष का मतलब है अन्न से। अन्न मतलब वे चीज़ें जिनको हम खाते हैं, वे चीज़ें हमारी क्या है, अन्नमय कोष में आती हैं। इन सारी चीज़ों को
मैं डिस्क्राइब करने से पहले आपसे कहूँगा, देखो फिलॉसफी बहुत हल्की बात नहीं होती, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ। फिलॉसफी बहुत गहरी बात है। उसके लिए आपको मैं जो जो बात कह रहा हूँ, आपको उसी बात के सहारे अपने अंदर, अपने मैं में उतरना है। तब तक आप अपने अंदर नहीं उतरेंगे तो आप उन चीज़ों को नहीं परख सकते, या अपने अंदर की जो, हमारे अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, हम उनको दूर नहीं कर सकते। फिलॉसफी वाकई जीवन का क्या है, एक आधार है जिससे हम आज का जो इतना आधुनिकीकरण का जो मनुष्य है, उसको हम जो इसे सोच तक लेके आए हैं, उसका मेन कारण भी क्या है, हमारा फिलॉसफी है। उसके जो पीछे का रीज़न है वो भी क्या, हमारा फिलॉसफी। तो आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो देखा करें और उसके बिल्कुल मैं जो भी एक एक शब्द कह रहा हूँ उन शब्दों के सहारे चलें। बिल्कुल मैं एक शब्द कहता हूँ तो उसी शब्द पर आप ध्यान दें। अपने चित्त को एकाग्र करके सारी बातों को बहुत बारीकी से सुनिए। अगर जो आपके पास इतना समय नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, हमने समय भी दिया और हमारा समय क्या हो गया, वेस्ट। तो आप वीडियो को क्या करें, पूरा समय दें, और उसके बाद में जब पूरा वीडियो आप देख लें, उसके बाद में आप चीज़ों को क्या करें, एनालिसिस करें कि हाँ जो बात हमने सुनी है वो सत्य है या असत्य है। क्योंकि हम कई दिनों से सत्य और असत्य की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है कि आत्मा है, जो प्योर प्रकाश है, जो शुद्ध प्रकाश है, जो यथार्थ प्रकाश है, वो मनुष्य के शरीर में विद्यमान है और वो 5 कोशों के अंदर रहता है। तो सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश की कहानी थोड़ी लंबी है, मैं इतनी लंबी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बहुत हल्के समय में उसको क्या करूंगा, मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। अन्नमय कोश, अन्नमय का मतलब बेसिकली किससे होता है, अन्न से होता है। जैसे भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, या जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो इसलिए हमें अन्न पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि जब हम पर्सनालिटी का क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, तो उस व्यक्तित्व में लालच, लोभ और आपका या दया विहीन या बेईमानी से कमाया हुआ अन्न हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए, वरना तो वो बात क्या हो जाएगी सिद्ध कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। अगर जो हम इन चीज़ों का अन्न खाते हैं तो हमारा मन भी उसी प्रकार का हो जाता है। यानी कि हम अधर्म का अन्न खाएंगे तो हम अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, ये तय है। तो इसलिए हम अन्न भी वो खाएं जो ईमानदारी का हो, जो शुद्ध हो, जो किसी भी अधर्म का ना हो, वो धर्म से कमाया गया हो। तो वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो अन्नमय कोश का मतलब है कि अन्न और अन्नमय कोश को जो सुरक्षित रखता है वो हमारा प्योर चेतना या शुद्ध चेतना हमारी क्या होती है, आत्मा होती है। जैसे अगर जो हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक मरा हुआ व्यक्ति आपने देखा भी होगा, या कोई खाना है आप 2 घंटे बिना फ्रीज के या कैसे भी उसको खाली रख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसमें अशुद्धि आ जाती है। लेकिन हमारा शरीर जो हम 70-80 साल तक ऐसे के ऐसे ही जीवित रहते हैं, और पहले के समय में तो बहुत प्राचीन मतलब 100 से ऊपर 150-200 साल तक व्यक्ति रहते थे, तो वो उसी प्रकार का अन्न खाते थे। पहले लालच और लोभ का जो समय था वो नहीं था। जो खाते थे उनकी मृत्यु समीप, वो युद्ध के कारण चले गए या किसी भी कारण से। जैसे अगर जो प्राचीन समय के हम ऋषियों को देखें, हम इस बारे में नहीं जा रहे कि वो कल्पना है या सत्य है, हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस बात को बात करेंगे कि जैसे प्राचीन समय में हमने सुना है कि जो महर्षि होते थे वो 100, 150, 200 साल तक जीवित रहते थे, क्योंकि उनके अंदर जो अन्न था, उनकी जो आत्मा जिस अन्नमय कोश में विराजमान थी, उसमें कोई भी लालच और लोभ नहीं होता।
वो परम शुद्ध चेतना उनके अंदर रहती थी। तो उस आधार पर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम निर्माण करेंगे जब व्यक्तित्व का, तो हम सबसे पहले अपने खान पीन पर ध्यान देंगे कि वो किसी ऐसे रास्ते से तो नहीं कमाया गया जो लालच के रास्ते पर हो, जो असत्य के रास्ते से कमाया गया हो, जो अधर्म को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दें। आप जो भी करें मेहनत से करें, वो आपके लिए पर्याप्त होगा, आजीवन पर्याप्त होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि ये जो भौतिक तत्व हैं, इन भौतिक तत्वों को जो रोके रखता है वो एनर्जी, वो चेतना, वो शुद्धताई, वो प्रकाशमान जो है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आत्मा। तो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, यानी कि अन्नमय कोष पे आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। फिर दूसरी बात की हम बात करते हैं मनमय कोष। दूसरा कोष है मनमय कोष। महर्षि अरविंद ने इन चीजों की क्या की है, व्याख्या की। दूसरी बात हम करते हैं मनमय कोष। अब जब जिस प्रकार के हम भोजन वगैरह कर रहे हैं उस प्रकार से हमारा मन या हमारे जो चेतना है वो उसी प्रकार की होगी, हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसी प्रकार से वर्क करें। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि अन्न के बाद में हम किसको कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करें। और मन को कंट्रोल करने के लिए हमें अन्नमय कोष का शुद्ध होना अति आवश्यक है। जब हमारा अन्नमय कोष शुद्ध होगा तो हमारा मनमय कोष भी शुद्ध ही होगा। इसलिए मैंने अपनी पहली वीडियो में भी मैं ये कहता हूँ कि एक चरित्र पर कई चरित्र निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि हमें देख के पता नहीं कौन व्यक्ति किस प्रकार की उसकी सोच हो जाए। हो सकता हो हमें देख के वो अच्छा हो जाए, हो सकता हो हमें देख के वो बुरा हो जाए। तो इस वजह से हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण बहुत आवश्यक है हमारे लिए। सबसे पहली बात तो ये है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी बात में हम जो मनमय कोष है हम उसको शुद्ध करने के लिए हम सत्य की खोज करेंगे। सत्य की खोज का मतलब है हम इंद्रियों से थोड़ा विमुख हो जाएंगे। हालांकि इंद्रियां भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, लेकिन कुछ कर्म इंद्रियां भी हैं। जैसे आँख है, आँख हमारी कर्म इंद्रियां भी, ज्ञान इंद्रियों के साथ साथ क्या है, कर्म इंद्रियां जो कर्म करती हैं, चीज़ों को देखने का, दिखाने का, उनको एनालिसिस करने का। कुछ चीज़ें हम देख के ही क्या कर लेते हैं, डिसाइड कि ये बेटर है या नहीं। हम इन चीज़ों का कैसे डिफाइन करते हैं। तो आँख हमारी ज्ञान इंद्रियों के साथ साथ कर्म इंद्रियों में भी आती है। तो इसी आधार पर अगर जो हम बात करते हैं, देखो जितनी बात धर्म की भगवत गीता में कही गई है, अगर जो जितनी बात भगवत गीता में धर्म की कही गई है, तो उससे उतनी ही ज़्यादा या उससे कहीं ज़्यादा बात हमारी एक महाभारत का एक भाग आप कह सकते हैं, शांति पर्व, जब भीष्म पितामह को क्या कर दिया जाता है, अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया पर लिटा दिया जाता है। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह जैसा धार्मिक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, तो इनसे आप धर्म की शिक्षा लें। तो तब अर्जुन और कृष्ण दोनों उनसे धर्म की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। तो वहीं पर जब वो धर्म की बात कर रहे थे तो तभी हम द्रौपदी वहाँ से बोलती है कि आज तो आप पितामह, आज तो आप इतने धर्म की बात कर रहे हैं जब आप मृत्यु की शैया पर लेटे हैं, लेकिन आपका धर्म उस दिन कहाँ गया था जिस दिन भरी सभा में मेरा चीरहरण किया गया था। तो भीष्म पितामह उसको द्रौपदी को बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि आप जो ये बात कर रही है ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो इस बारे में बात कर, तो वो उस समय पे अन्नमय कोष की बात करते हैं। अन्नमय कोष का मतलब है कि उस समय पर मैं दुर्योधन का क्या कर रहा था, अन्न खा रहा था। तो जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो उस आधार पर मैं उस समय पर क्या था, असत्य के मार्ग पर चल रहा था या अधर्म के मार्ग पर चल रहा था, या मैं धर्म को जानते हुए भी अधर्म के रास्ते पर चल रहा था। मेरी बुद्धि में इतना
वो चेतना नहीं थी कि मैं अधर्म का विरोध कर सकूं। मैंने कोशिश की कई बार, लेकिन मैं उसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दुर्योधन का क्या खा रहा था? अन्न खा रहा था। तो जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अन्नमय कोश से मनमय कोश बिल्कुल उसी प्रकार क्या है, जुड़ा हुआ है। तो उस आधार पर फिर वो कहते हैं कि जब से तेरे पति ने मेरे पूरे शरीर को बाणों की सैया से या बाणों पर लिटाया है, या इतने सारे बाण लगाए हैं कि जो मेरा अशुद्ध रक्त था वो मेरी बॉडी से निकल गया है। अब मैं शुद्ध हो गया, अब मैं धर्म के साथ चल सकता हूँ। अब मेरे जो मन है वो अधर्म के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अब जो मेरा मनमय कोश है वो अन्नमय, जो मेरा अन्नमय कोश था उससे क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो इस आधार पर हमारा क्या होता है, इन दोनों कोशों की इस प्रकार से व्याख्या की गई। तीसरी बात हम करते हैं प्राणमय कोश की। प्राणमय कोश मतलब मनुष्य के शरीर में जो प्राण है वो क्या होता है, हमारे जो मनुष्य का एक शरीर होता है उसमें क्या होता है? प्राणमय कोश होता है। अब प्राणमय कोश का बहुत ज़्यादा यूज एक विद्यार्थी जीवन में, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में उन्होंने बताया। प्राणमय कोश में 5 प्रकार की उन्होंने वायु का वो किया है, वर्णन किया है। एक वायु जो हम शरीर से अशुद्ध करके निकालते हैं, जो हम अपने नीचे से निकालते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? एक अशुद्ध वायु होती है। और उसी प्रकार से एक और वायु होती है हमारी शुद्ध वायु, जो हम ऊपर से निकालते हैं, जो ज्ञान के प्रवाह को क्या करती है? शुद्ध करती है। जो हमारी अंतरात्मा को क्या करती है? शुद्ध करती है। तो शरीर जो फिलॉसफी के या शास्त्रों के अकॉर्डिंग मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो वो 5 तत्व क्या करते हैं? 5 ही प्रकार की वायु उत्पन्न करते हैं। तो अशुद्ध वायु हम अपने गुदा द्वार से बाहर कर देते हैं, तो उससे हमारे जो आत्मा है वो क्या होती है? शुद्ध होती है। और जो हमारी शुद्ध वायु है उससे हमारे जो प्राण है उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है। हमारे जो सांस लेने की, हमारा जो हार्ट बीट है या जो हमारा हार्ट है वो बहुत अच्छे से कार्य करता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, या हम बोलें तो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, अगर जो विज्ञान की भाषा में देखें तो जो रक्त का प्रवाह है वो बहुत शुद्ध रूप से और एकाग्र रूप से होता है। तो जिससे हमारा जो दिमाग है वो मेंटलिटी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो हमारी जो लर्निंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? प्राणमय कोश को शुद्ध करने के लिए हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हम योगा करते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को योगा कराया जाता है। योगा ऐसा नहीं कि हम खाना खाने के तुरंत बाद योगा नहीं कर सकते, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद वाला योगा डिफरेंट होता है। जैसे खाना खाने के बाद कुछ लोग टहलते हैं, तो वो एक हल्के प्रकार का योगा है। आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते तुरंत, तो उसे उसी प्रकार का योगा। तो उस प्रकार के आश्रमों में इन सारी चीज़ों का क्या रखा जाता था? ध्यान रखा जाता था कि अब उसको क्या कराना है? प्राणमय योगा कराना। कि प्राणमय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कौन कौन सा योगा करा सकते हैं। इसीलिए भारतीय दर्शन में जो योग दर्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। इसी वजह से वो प्राणमय कोश को और अन्नमय कोश को, मनमय कोश को, सबको क्या करने का कार्य करता है? शुद्ध करने का कार्य करता है, जिससे मनुष्य की चेतना एक शुद्ध रूप धारण करती है। उसी शुद्ध रूप की जो चेतना है वो पिछले जो पहले किए गए, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे पहले किए गई जो भी एक्टिविटी हो, उसको शुद्ध करने का कार्य करती है और आगे उसमें परिवर्तन करके उसको अपने जीवन में उतारती है। तो ये हमारा क्या है? प्राणमय कोश। अब चौथे कोश की बात करते हैं हम, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश को हम सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं द सर्च ऑफ ट्रुथ। सत्य की खोजी हमारा क्या है? विज्ञानमय कोश। अब हम सारी चीज़ों को जब रिप्रेजेंट करते हैं कि जो है या नहीं है, या है तो क्यों है, वायु है, इसका ये बहुत सारे ये अणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से बनकर मिला है, इसके परमाणु से हम इसके जैसा तत्व बना सकते हैं। तो ये एक विज्ञान है। विज्ञान मतलब उन चीज़ों के पीछे का जो रहस्य है
जो सीक्रेट है, जो सत्य है, उसकी खोज करना हमारा क्या कहलाता है? विज्ञानमय कोश कहलाता है। जैसे विज्ञान की डेफिनेशन जो साइंस देता है वो अलग है, लेकिन जो फिलॉसफी देती है वो एज ए डिफरेंट। विज्ञान सत्य की खोज को बोलता है, एक ऐसा ज्ञान जो अपारदर्शी, जिसमें कुछ भी छुपा ना हो, वो विज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जिसकी कोई सीमा ना हो, वो विज्ञान है। जो फिलॉसफी जिसकी परिभाषा देती है, ये बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। हम विज्ञान की परिभाषा विज्ञान के अनुसार अलग देते हैं, लेकिन हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो विज्ञान की परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट देता है। तो हमें चीज़ों को सोचने की, समझने की बहुत ज़रूरत है। तो हम जब हमारा प्राणमय कोश, क्योंकि अन्नमय कोश, मनमय कोश यानी कि हमारे सोचने विचारने की शक्ति हमने स्ट्रॉन्ग कर ली है, प्राणमय कोश उससे हमने अपने पूरे शरीर को क्या कर लिया है? शुद्ध कर लिया है। तो अब हम सत्य के मार्ग पर जाएंगे। अब हम सत्य की खोज करेंगे ही करेंगे। और जब हम सत्य की खोज करेंगे तो फिर मनुष्य का जीवन, जब वो प्राणमय कोश में एंट्री करता है, तो मनुष्य का जो सोच है वो फिर विज्ञान की तरह हो जाती है। क्या आपने किसी वैज्ञानिक को दुखी होते हुए देखा है इस वजह से लेकर कि मेरी नौकरी नहीं लिखी? नहीं, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये शिक्षा के 4 स्तंभ हैं जो हमें अपने जीवन में उतारने के लिए बोलते हैं, जो डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जाता है। पहले हम शिक्षा को अपने जीवन में उतारेंगे और फिर उसको इस प्राणमय कोश में ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो वो जो शुद्ध पूरी चेतना है वो कहाँ चली जाएगी? हमारी मस्तिष्क में, जो बुद्धि को विवेक की ओर लेके जाएगी। और बुद्धि जब विवेक की ओर हम पहुँच जाती है तो वो बोध हो जाती है, उसे सत्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। फिर उसको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना तो दुखी होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा और उसे एक शांति मिलेगी। उसे वास्तविक जीवन का अभाव रहेगा कि हाँ, ये वास्तव में ये जीवन है। तो प्राणमय कोश के बाद में हमारा जो विज्ञानमय कोश है वो इसीलिए क्या होता है? मोस्ट है। और शिक्षा में या ज्ञान में हम इन्हीं को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। और लर्निंग के यही 4 स्तंभ मेन है। और 5वें हम स्तंभ की अगर जो बात करते हैं तो 5वां स्तंभ हमारा आ जाता है आनंदमय कोश। और जब व्यक्ति विज्ञानमय कोश को पार कर जाता है या वो विज्ञानमय कोश की अवस्था में रहता है, तो उसके बाद वो साधना के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा वो कहाँ चला जाता है? आनंदमय कोश। तो फिर उसको किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं रहता कि हाँ वो उसको ये नहीं मिला या ये नहीं मिला या ये नहीं मिला। वो अपनी उस शिक्षा से क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। फिर वो अपने को बेरोजगार नहीं मानेगा। वो, मैं कई बार इस बात को कहता भी हूँ, अगर जो जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हैं या आप श्रेष्ठता की ओर, दया धर्म की ओर अगर जो आप अपनी शिक्षा को लेकर जा रहे हैं, तो शिक्षा तो जीवन में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको शांति जरूर मिलेगी, जिसके लिए भारतीय दर्शन में या धर्म शास्त्रों में जिसको मोक्ष की अवधारणा दी जाती कि हाँ मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वो मोक्ष आप जीते जी जीवन में यही देख सकते हैं। संतुष्टि जिसे बोलते हैं, जिसकी आत्मा में संतुष्टि हो जाती है, वो आनंदमय कोश को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आनंदमय कोश शिक्षा से बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप चारों कोश को क्या कर लेंगे? डेवलप कर लेंगे, तब आप आनंदमय कोश में जाएंगे। और जब आप आनंदमय कोश में जाएंगे तो फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो इसको जो आनंदमय कोश है, इसी को फिलॉसफी में फिर से कहा गया है कि ये वाला जो कोश है ये हमारा क्या? आध्यात्म है। इसी को हम आध्यात्म की दृष्टि से क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। लेकिन इस कोश तक पहुंचने के लिए हमारे जो पिछले हमने 4 कोशों का बात की है, इन चारों कोशों को हमें क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे अगर जो हम पाश्चात्य दर्शन को देखें या पाश्चात्य साइकोलॉजी को देखें, मनोविज्ञान को देखें, तो उन्होंने बेसिकली कुत्ते, बिल्ली, चूहों पर क्या किए? अपने एक्सपेरिमेंट किए। थॉर्नडाइक है, सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने कुत्तों पर, बिल्ली पर, चूहों पर क्या किए? अपने
मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, लेकिन भारत में बिल्कुल डिफरेंट है। भाई एक व्यक्ति जो जानवर है, जानवर में अंतर होता है, व्यक्ति में क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। एक बच्चा जो कुछ भी बोल रहा है, एक फ्री माइंड का बच्चा है, लेकिन अगर जो कहीं से उसके पापा आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, चुप, अपने दोस्त को भी चुप करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात करे, चुप हो पापा आ गए, इस तरह की बात करेगा। लेकिन वो अलग क्या करेगा, अलग बात करेगा। तो उसके पापा उसके मनोविज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? जबकि जीव, अगर जो एक कुत्ता भौंक रहा है, उसके पास 10 कुत्ते और आ गए तो वो भौंकता ही रहेगा, उनको देख के और भौंकेगा। तो जीव के मनोविज्ञान में, यानी कि जानवर के मनोविज्ञान में और मनुष्य के मनोविज्ञान में क्या है, डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट। तो भारत का जो मनोविज्ञान है वो आत्मा को मेन मानता है कि जो रेस्पेक्ट करने की जो क्षमता है वो हमारी आत्मा में होती है, कि हम किसको सम्मान दें और किसको ना दें। जबकि पाश्चात्य दर्शन के अनुसार या पाश्चात्य साइकोलॉजी के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से सम्मान देते हैं या किसी और के उससे सम्मान देते हैं, या जो क्रिया हमें करनी है वो करनी है, हम किसी दूसरे को देख कर नहीं बदल सकते। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम किसको सुधारेंगे, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को हम क्या करेंगे, यानी कि हमें अन्न ऐसा खाना चाहिए जिसमें एक प्रकार की क्या हो, दक्षता, डेक्स्टेरिटी हो। दक्षता मतलब पावर, कार्य को करने की क्षमता। ऐसा नहीं हो कि हमने अन्न खाया और जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात, अगर जो हम घी खा भी लें तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। तो उस अन्न में और एक जो नॉर्मल हमने कुछ भी चीज़ खाया, हमें पहले से पता है वेस्ट है, तो हम सबसे पहले अपने अन्नमय कोश पे भी क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अन्नमय कोश के लिए भोजन की दक्षता बहुत जरूरी है। तो मनुष्य जीवन में हमें इन चीज़ों का क्या करना है, ध्यान करना। और इसी के आधार पर अगर जो इन कोशों की शिक्षा बच्चे को दी जाए तो वो वाकई अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में क्या रहेगा, सक्षम है। ऐसा नहीं कि हम क्लास में गए और जाते साथ ही स्टार्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चे का पता नहीं माइंड कहाँ लग रहा था। पहले हमें बच्चे के माइंड को डाइवर्ट करके कहाँ लाना पड़ेगा, उस जगह पर लाना पड़ेगा जो चीज़ हम समझा रहे थे। आप डायरेक्ट पढ़ाते हैं तो आप बच्चे को नहीं समझा सकते। आप हंसी मजाक करें, कुछ भी करें, थोड़ी देर उसको रिलैक्स फील कराएं, 2-4 मिनट उसको क्या करें, रिलैक्स फील करें। फिर उसके बाद में तब आप शिक्षा को सुचारू रूप से उसका क्या करेंगे, बहन करेंगे। तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा और वो अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करेगा, जिससे अगर जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो वो आपको सम्मान भी देगा और दूसरों को भी वो क्या देगा, सम्मान देगा। तो इन पंचकोश के आधार पर जो भारतीय मनोविज्ञान में या चाइल्ड साइकोलॉजी में हम कह सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व का निर्माण को या व्यक्तित्व के विकास को समझाया। इस प्रकार से हम क्या करें, व्यक्तित्व का निर्माण करें। बहुत जरूरी है कि हम इन सभी चीज़ों पर क्या करें, डिस्कस करें। अगर जो हम इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करते हैं तो हम आने वाली जनरेशन को एक व्यक्तित्वहीन शिक्षा दे रहे हैं। जिन व्यक्तियों का हम व्यक्तित्व पढ़ाने के बाद में उनको, उन बच्चों को डिग्री दी जा रही है, तो उनके व्यक्तित्व को या उनकी फिलॉसफी को भी तो उन्हें वहाँ पर पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे, महर्षि अरविंद क्या चाहते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे, वो जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा को जीवन में उतारना अति आवश्यक है। अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं या मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ तो शायद मुझे भी कोई ना जाने या मुझे भी कोई ना परखे। लेकिन अगर जो हम ऐसा करते हैं तो हम एक दूसरे को परख सकते हैं और सत्यता के मार्ग पर चलेंगे,
जिससे हमारा जो एक दूसरे के बीच जो अंतः क्रियाएं हैं वे क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। हम एक दूसरे पर बिलीव करेंगे और बिलीव से हमारे क्या होते हैं, संबंध बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो हम एक अच्छे समाज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो व्यक्तित्व का निर्माण एक साधारण मनुष्य के लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो टीचर हो, वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, वो किसी कर्मचारी विभाग में रहता हो, व्यक्तित्व का निर्माण होना जरूरी है। अभी एक व्यक्तित्व के निर्माण में आजकल कितनी समस्याएं हैं। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं कई हॉस्पिटलों में गया तो जो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनमें जो कमी है वो मैंने जो एब्जॉर्व की है वो मोरालिटी की कमी है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर लोग पाए जा रहे हैं उनमें एथिकल वैल्यू की कमी है। वो समझते नहीं है सामने वाले की भावना। एक व्यक्ति जिसको सीधा सीधा ये पढ़ाया जा रहा है, उसे 2-4 शब्द इंग्लिश में बता दिए गए, वो भी सोच रहा है कि हाँ ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सही बता रहे। आप उसको लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार से इसीलिए हमारा जो IAS BCS का सिलेबस है उसमें जो एथिक्स का पेपर लगाया है वो इसीलिए लगाया है ताकि बच्चे में एथिकल वैल्यू, मोरल एबिलिटी दिखे। मोरल एबिलिटी का व्यक्तित्व में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक समाज को एक अच्छे तरीके से क्या कर सकें, उसका वहन कर सकें। लेकिन आज के समय में एक अगर जो ग्रुप डी वाला कर्मचारी है या बी वाला कर्मचारी है, सी वाला कर्मचारी है, उसके अंदर मोरल एबिलिटी की कमी है। जो मोरल शिक्षा हम पढ़ा रहे हैं या जो मोरल शिक्षा दी जा रही है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के हिसाब से, उसमें सबसे ज़्यादा अगर जो बच्चे में कमी है तो वो मोरल एबिलिटी की है, जिससे वो आने वाली जनरेशनों को क्या करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि वो स्वयं का भला चाहता है। जबकि मैं MIT का एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि हम MIT में विज्ञान के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और भी सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट हम उनको पढ़ाते हैं ताकि बच्चे में मॉरल एबिलिटी की कोई कमी ना हो। एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को समाज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। समाज के बीच जो इंटरेक्शन है, जो अंतः क्रियाएँ हैं, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जो टीचर हैं या इंजीनियर है, कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, उसमें मोरल एबिलिटी की क्या है, कमी है। तो व्यक्तित्व निर्माण हम जरूर सिखाएं बच्चों को, स्टूडेंट को व्यक्तित्व का निर्माण सिखाएं, तब वो शिक्षा का सही उपयोग भी करेगा, वो ज्ञान का सही उपयोग करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हम अपने अंदर परिवर्तन करें, हम किसी के भी अंदर परिवर्तन करें तो उस प्रकार का करें, चाहे हमारे अंदर लाख बुराई हो, लेकिन सामने वाले को हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी तरह से मोटिवेट करेंगे, हम उसे डीमोटिवेट कभी नहीं करेंगे। तो पर्सनालिटी का मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव है। जो एक छोटी सी, अगर जो बहुत सूक्ष्म स्तर पर देखें तो एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। उसका व्यक्तित्व बहुत सारे व्यक्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो व्यक्तित्व का शुद्ध रूप में होना, शुद्ध चेतना में होना अत्यावश्यक है और इसके लिए हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से व्यक्तित्व के निर्माण को समझ गए होंगे। तो दर्शन के हिसाब से या मनोविज्ञान के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।